The darker the night, the deeper the secrets hidden within. तो आज हमारे हाथ एक ऐसी कहानी लगी है जिसका नाम ही है अंधेरी कहानियां। नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। बिल्कुल। और ये हमें ले जाती हैं मुंबई और उसके आसपास की कुछ ऐसी गलियों में जहां कुछ बेहद अजीब और अनसुलझे रहस्य दफन है। और आज का हमारा जो मुख्य विषय है वो है मेन इन ब्लैक। हाँ, मेन इन ब्लैक। फिल्मों में तो हमने इन्हें बहुत देखा है, पर इस कहानी के हिसाब से ये सिर्फ हॉलीवुड की कल्पना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वो काले साए हैं जो कथित तौर पर उन लोगों से मिलने आते हैं जिन्होंने आसमान में कुछ ऐसा देख लिया है जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था। और आज हम यही करने वाले हैं। पुणे, वसई और नवी मुंबई में हुई 3 घटनाओं की गहराई में उतरेंगे। हम देखेंगे कि इन कहानियों में क्या समानताएं हैं और ये हमें क्या बताने की कोशिश कर रही हैं। हाँ, और हमारा मकसद यहाँ किसी चीज को सही या गलत साबित करना नहीं है। हम तो बस इन अनुभवों में जो पैटर्न्स हैं, जो समानताएं हैं और उनके पीछे का मनोविज्ञान है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। और इन कहानियों को एक जमीन भी मिलती है ना, मतलब लोगों में एक शक तो पहले से ही है। बिल्कुल। कहानी में 2022 के एक सर्वे का जिक्र है जो नवी मुंबई में हुआ था। हाँ, मैंने भी पढ़ा हुआ। उसमें करीब 70% लोगों ने माना कि सरकारें यूएफओ या एलियन से जुड़ी सच्चाई छुपाती है। बिल्कुल। तो ये आंकड़ा दिखाता है कि लोग ये मानने को तैयार हैं कि पर्दे के पीछे कुछ तो चल रहा है। तो चलिए इसी पर्दे के पीछे झांकने की कोशिश करते हैं। पहली कहानी से शुरू करते हैं। ठीक है। ये बात है 2006 की, पुणे में। आलोक बेंद्रे नाम के एक पूर्व वायुसेना कर्मचारी थे। उन्होंने यूएफओस पर रिसर्च करने के लिए एक ग्रुप बनाया था, इंडियन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स रिसर्च ब्यूरो, IFORB। और ये कोई छोटा मोटा ब्लॉग नहीं था। IFORB उस समय भारत में कह सकते हैं यूएफओ रिसर्च का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका था। हाँ। सैकड़ों सदस्य थे, हजारों लोग उसे पढ़ते थे। मतलब एक गंभीर काम चल रहा था। लोग देश भर से अपनी देखी हुई घटनाओं की रिपोर्ट भेजते थे। हाँ, और ये बहुत तेजी से बढ़ भी रहा था। बिल्कुल, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन फिर 2007 में अचानक सब बंद हो गया। अचानक? मतलब कैसे? बस वेबसाइट बंद हो गई, रिपोर्ट्स आनी बंद हो गई और आलोक बेंद्रे जैसे गायब ही हो गए। उनका जो आखिरी संदेश वेबसाइट पर आया वो बहुत ही अजीब था। क्या लिखा था उसमें? बस एक लाइन, सावधान रहिए, यहाँ बहुत कुछ है जो हमें दिखना नहीं चाहिए। और इसके बाद पूरी तरह खामोशी। ये तो बहुत डरावना है ना? और ये सिर्फ काम बंद करना नहीं था। उनके करीबी लोगों ने बाद में बताया कि उनका पूरा व्यक्तित्व ही बदल गया था। मतलब? वो आदमी जो इतने जुनून से ये सब कर रहा था, वो अचानक एक डरा हुआ, सहमा हुआ इंसान बन गया। कहानी में बताया गया है कि वो कई रातों तक सो नहीं पाते थे। खाना पीना भी छोड़ दिया था। एक अजीब सी बेचैनी हर वक्त उन्हें घेरे रहती थी। हाँ, और सबसे डरावनी बात, उन्हें हर समय लगता था कि उनके कमरे में कोई मौजूद है, तब भी जब दरवाजा अंदर से बंद होता था। बाप रे, ये तो एक तरह का मनोवैज्ञानिक हमला है। बिल्कुल। और सालों बाद उन्होंने हिम्मत करके बताया कि उस रात हुआ क्या था। उन्होंने कहा कि एक रात 3 लोग सिर से पांव तक काले कपड़ों में उनके बंद कमरे में अचानक प्रकट हुए। हाँ, प्रकट हुए। वो दरवाजे या खिड़की से नहीं आए, वो बस हवा में से नमूदार हो गए। और उन्होंने आलोक बेंद्रे से क्या कहा? सिर्फ एक बात, अपना काम बंद कर दो वरना अच्छा नहीं होगा। तो ये सिर्फ एक धमकी नहीं थी। जिस तरह से वो आए, जिस तरह से मानसिक दबाव बनाया, ये कुछ और ही था। हाँ। यहाँ पैटर्न सिर्फ डराना नहीं है, यहाँ मकसद है गवाह के उसके अपने विवेक पर ही शक पैदा कर देना। अगर कोई इंसान खुद को ही पागल समझने लगे तो उसकी गवाही तो अपने आप ही खारिज हो जाएगी। सही कहा। मतलब मकसद सिर्फ जानकारी को दबाना नहीं है, बल्कि उस विषय से जुड़ी किसी भी तरह की जिज्ञासा को ही खत्म कर देना है। बिल्कुल, ताकि अगर वो इंसान बाद में कुछ बोलने की कोशिश भी करे तो लोग उसे पागल समझे। सही पकड़ा। उसे इतना डरा दो कि वो खुद ही चुप हो जाए। ये शारीरिक हिंसा से कहीं ज्यादा असरदार तरीका है। तो पुणे में था मनोवैज्ञानिक दबाव, लेकिन वसई की जो कहानी है वो तो इससे भी एक कदम आगे है। अच्छा। हाँ, यहाँ बात सिर्फ दिमागी खेल तक नहीं रही, यहाँ तो हकीकत के नियमों को ही तोड़ मरोड़ दिया गया। ये मामला है 2010 का, एक जाने माने डॉक्टर हेमंत देशमुख का। डॉक्टर देशमुख, वो भी यूएफओस पर रिसर्च कर रहे थे? हाँ, उनकी दिलचस्पी थी और वो कुछ रिसर्च फाइल्स पढ़ रहे थे। कहानी में समय भी बताया है, रात के करीब 11:15 बजे। एक ऐसा समय जब माहौल वैसे भी थोड़ा रहस्यमयी होता है। बिल्कुल। तभी उनके घर की लैंडलाइन बजी। लैंडलाइन? हाँ, और फोन पर एक बहुत ही अजीब, सपाट, ठंडी आवाज थी।
जैसे कोई मशीन बोल रही हो। हाँ, बिल्कुल वैसी ही। और पहला सवाल ही रोंगटे खड़े करने वाला था। उसने पूछा, क्या आप अकेले हैं? और इससे पहले कि डॉक्टर कुछ समझ पाते, उस आवाज ने कहा, मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ। डॉक्टर ने घबराहट में हाँ कह दिया। और फिर अब सोचिए, उन्होंने फोन रखा और दरवाजे की तरफ बत्ती जलाने के लिए बढ़े ही थे कि उन्होंने देखा कोई पहले से उनकी सीढ़ियां चढ़ रहा था। 1 मिनट, ये कैसे हो सकता है? वो फोन पर था और अगले ही पल दरवाजे पर। यही तो सवाल है, जैसे वो पहले से ही वहीं इंतजार कर रहा था। और फिर उस आदमी का हुलिया? हाँ, कहानी में जो उसका हुलिया बताया है वो किसी भी आम इंसान जैसा नहीं था। लंबा, बेहद दुबला, काले रंग का एक पुराना सा सूट पहने हुए, चेहरा एकदम सफेद जैसे मोम का बना हो। और जब उसने अपनी हैट उतारी तो डॉक्टर ने देखा कि उसके सर पर एक भी बाल नहीं था, न भौहें न पलकें। न पलकें? एक भी नहीं। और होठ तो थे ही नहीं, बस एक पतली सी लाल लकीर थी जैसे किसी ने चाकू से खींच दी हो। ये तो साफ तौर पर एक गैर इंसानी चीज का विवरण है। ये कोई अजीब दिखने वाला आदमी नहीं है, ये कुछ और है। बिल्कुल। कहानी में एक लाइन है, जैसे लिपस्टिक का लाल रंग सिर्फ चुप्पी छुपाने का बहाना हो। ये तस्वीर को और भी डरावना बना देती है। वो आदमी बिना हिले डुले, बिना पलक झपकाए बस डॉक्टर को घूरता रहा। फिर उसने डॉक्टर से कहा, आपकी जेब में एक तांबे का सिक्का है, उसे निकालिए। लेकिन डॉक्टर को कैसे पता होगा? उन्हें खुद याद नहीं था। वो हैरान रह गए। पर जब उन्होंने डरते डरते सिक्का निकालकर अपनी हथेली पर रखा तो उस आदमी ने कहा, बस देखते रहिए। और फिर उनकी आंखों के ठीक सामने वो तांबे का सिक्का पहले चमकीले चांदी के रंग का हो गया। क्या? हाँ, फिर धीरे धीरे धुंधला होने लगा और हवा में गायब हो गया। बस गायब हो गया। ये तो भौतिक विज्ञान के सारे नियमों के खिलाफ है। उनके घर के अंदर? हाँ, लेकिन ये इतना नाटकी क्यों था? अगर वो सिर्फ धमकाना चाहते थे तो कोई और सीधा तरीका भी तो था। ये बहुत अच्छा सवाल है। मेरे हिसाब से ये सिर्फ दिखावा नहीं था, ये एक संदेश था। कैसा संदेश? बोलते, हमारे आगे तुम्हारी साइंस, तुम्हारा लॉजिक कुछ काम नहीं आएगा। ये धमकी से ज्यादा खतरनाक है। ये आपकी हिम्मत तोड़ देता है। बिल्कुल, आपको ये यकीन दिला देता है कि आप जिसका सामना कर रहे हैं वो आपकी समझ से पूरी तरह बाहर है। और इसके बाद उसने सीधी धमकी दी, अगर तुमने अपनी फाइलें नहीं मिटाई तो जैसे ये सिक्का गायब हुआ है वैसे ही तुम भी हो जाओगे। ओह। और फिर एक और अजीब बात हुई। जब वो जा रहा था तो उसकी आवाज वो धीरे धीरे कम होने लगी, जैसे किसी पुराने रेडियो की बैटरी खत्म हो रही हो। हाँ बिल्कुल। वो लड़खड़ाता हुआ उठा और सीढ़ियों से उतार गया और अंत में गली के मोड़ पर एक तेज सफेद रोशनी चमकी और वो आदमी गायब हो गया। और डॉक्टर? कहानी बताती है कि जब पड़ोसी आए तो डॉक्टर सदमे में थे। उनके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। वो आवाज का धीमा पड़ना और रोशनी के साथ गायब होना, ये सब इस थ्योरी को और मजबूत करता है कि वो कोई जैविक प्राणी नहीं था, शायद किसी तरह की मशीन या रोबोटिक चीज। तो पुणे में दिमागी खेल, वसई में एक तरह से कहें तो जादूगरी। लेकिन नवी मुंबई का मामला इन दोनों से इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ पहली बार सबूत की बात आती है। सबूत? कैसा सबूत? सीसीटीवी फुटेज। अच्छा, ये कहानी है 2018 की। एक होटल का कर्मचारी था राहुल वर्मा। उसने एक रात अपनी शिफ्ट के दौरान आसमान में कुछ अजीब रोशनियां देखी जो किसी यूएफओ जैसी लग रही थी। उसने ये बात किसी को बताई? हाँ, अपने कुछ दोस्तों को। और फिर बात आई गई हो गई। उसे लगा कि बस एक अजीब घटना थी जो खत्म हो गई, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। बिल्कुल। 2 हफ्ते बाद होटल के सीसीटीवी कैमरास में 2 लोग कैद हुए। दोनों ने काले सूट पहने थे, चेहरे एकदम सफेद थे और सबसे अजीब बात ये थी कि वो दोनों हूबहू एक जैसे थे। जुड़वा थे? नहीं, कहानी में साफ लिखा है वो जुड़वा नहीं लग रहे थे, वो किसी चीज की कॉपी लग रहे थे। उनकी लंबाई, उनका चेहरा, उनकी चाल, सब कुछ एक जैसा था। और वो होटल में क्या कर रहे थे? वो सिर्फ एक ही इंसान को ढूंढ रहे थे, राहुल वर्मा। राहुल वर्मा, वो गवाह। हाँ, किस्मत से राहुल उस दिन छुट्टी पर था, लेकिन उन दोनों आदमियों ने रिसेप्शन पर उसके बारे में पूछताछ की। और यहीं पर होटल के स्टाफ ने कुछ और भी अजीब नोटिस किया। क्या? स्टाफ के मुताबिक उनकी आंखें बर्फ जैसी नीली थीं और वो एक बार भी पलक नहीं झपका रहे थे। एक बार भी नहीं? नहीं। जब वो सवाल पूछ रहे थे तो उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न गुस्सा न निराशा, बस सपाट चेहरे से जानकारी नोट कर रहे थे।
एक स्टाफ मेंबर ने कहा वो इंसान नहीं लग रहे थे, कोई प्रोग्राम लग रहे थे। पलक न झपकाना, ये छोटी सी डिटेल लगती है, पर ये इंसानी व्यवहार से इतनी अलग है कि तुरंत खटकती है ना? हाँ, यहाँ अलौकिक शक्ति का प्रदर्शन नहीं है जैसा डॉक्टर देशमुख के मामले में था। यहाँ पर एक बहुत ही अजीब और अप्राकृतिक मौजूदगी का एहसास है। ये जो रोबोट जैसा व्यवहार है, ये सवाल खड़ा करता है कि ये क्या थे? क्लोन, एंड्रॉयड? तो क्या वो दिखाना चाहते थे कि वो इंसान नहीं है, या वो बस इंसान होने की अच्छी नकल नहीं कर पा रहे थे? ये एक दिलचस्प सवाल है। हो सकता है उन्हें फर्क ही ना पड़ता हो। उनका मकसद सिर्फ जानकारी निकालना था, इंसानों की तरह व्यवहार करना नहीं। और अगर सीसीटीवी फुटेज की बात सच है, तो ये इन कहानियों को सिर्फ सुनी सुनाई बातों के दायरे से निकालकर एक ठोस सबूत की तरफ ले जाती है। तो इन तीनों कहानियों को अगर एक साथ रखकर देखें तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। पुणे में एक रिसर्चर को मानसिक रूप से तोड़ा गया। वसई में एक डॉक्टर को अलौकिक शक्ति दिखाकर उसकी हकीकत को हिला दिया गया। और नवी मुंबई में एक आम गवाह को ढूंढने के लिए रोबोट जैसे लोग भेजे गए। तरीके अलग अलग हैं, लेकिन मकसद एक ही है। हाँ, मकसद है चुप कराना। कहानी में जो थ्योरीज दी गई हैं, वो भी इन्हीं संभावनाओं के इर्द गिर्द घूमती हैं। जैसे कि पहली थ्योरी ये है कि ये सरकार के ही कुछ सीक्रेट एजेंट हैं। इनके पास ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी है जो आम लोगों की समझ से परे है। इसी से वो कहीं भी आ जा सकते हैं और ऐसी चीजें कर सकते हैं जो नामुमकिन लगती हैं। और दूसरी थ्योरी क्या है? दूसरी थ्योरी ज्यादा सीधी और ज्यादा चौंकाने वाली है कि ये इंसान है ही नहीं, ये वाकई परग्रही हैं या किसी और डायमेंशन से आए हुए जीव हैं। उनका अजीब हुलिया, उनकी शक्तियां, ये सब इसी तरफ इशारा करता है। बिल्कुल। कहानी में इन्हें शैडो पीपल या ब्लैक आइड चिल्ड्रन जैसी शहरी लोक कथाओं से भी जोड़ा गया है, जो इन्हें और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देता है। लेकिन चाहे वो सरकारी एजेंट हो या एलियंस, एक बात तो तय है, वो नहीं चाहते कि आम लोग यूएफओस के बारे में जाने या बात करें। हाँ, जो भी उस सीमा को पार करने की कोशिश करता है, उसे रोकने के लिए ये काले साए पहुंच जाते हैं। और यही इन कहानियों का सबसे परेशान करने वाला पहलू है। ये हमें सोचने पे मजबूर करती है कि क्या हमारी देखी सुनी दुनिया ही पूरी सच्चाई है, या इसके परे भी कुछ है जिसे हमसे छिपाया जा रहा है। तो क्या ये सिर्फ डराने वाली कहानियां हैं, या इनमें वाकई कोई सच्चाई छिपी है? कहानी इसका कोई सीधा जवाब नहीं देती। और शायद यही इन कहानियों की खूबी है। वो आपको जवाब नहीं देती, वो आपके मन में सवाल छोड़ जाती हैं। अब तक हमने ये पूछा कि ये मैन इन ब्लैक कौन है, लेकिन शायद असली सवाल ये नहीं है। असली सोचने वाली बात यह है कि इनका संदेश हमेशा एक ही क्यों होता है? जो देखा है उसे भूल जाओ, इस बारे में बात मत करो। हाँ, ये सोचने वाली बात है। आखिर इन यूएफओ देखे जाने की घटनाओं में ऐसा क्या है? ऐसा कौन सा राज छिपा है जिसे गुप्त रखने के लिए इतने अजीब और भयानक तरीकों का इस्तेमाल जरूरी हो जाता है? और क्या होता अगर आलोक बिंद्रे, डॉक्टर देशमुख या राहुल वर्मा जैसे लोग चुप न रहते? यही वो सवाल है जिसके साथ ये कहानी हमें छोड़ जाती है।